हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये अधिकतर मोस्टली यूज होते हैं पोएम के अंदर, ठीक है, कविता के अंदर, लिटरेचर्स और गीत संगीत के अंदर ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस यूज होते हैं और हर एक लैंग्वेजेस में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। अच्छा, ये जो पोइट होते हैं ये अपने पोएम के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज क्यों करते हैं? पोएम को, कविता को इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए पोइट लोग अपने पोएम के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं और पोएम के अंदर ब्यूटी आ जाए, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी आ जाए, ठीक है, उसके अंदर मेलोडी आ जाए, इनोवेटिव हो जाए और जब लिसनर उस सॉन्ग को सुने या फिर रीडर उस पोएम को रीड करे तो उसको एक अलग ही एक प्लेजर मिले, एक आनंद मिले। इसीलिए जो पोएट होते हैं वो अपने पोएम के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। इवन जो सिंगर जो होते हैं, जो गाना लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, राइटर जो गाना लिखते हैं, वो भी अपने गाने के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जिस तरह से हम और आप अपनी ब्यूटी को बताने के लिए डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, जैसे कि लड़कियां जो होती है वो कॉस्मेटिक यूज करती हैं जिससे कि वो काफी अच्छी और सुंदर दिखे लोगों के सामने, ठीक है। तो जो गर्ल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की ज्वेलरीज वगैरह हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, वो यूज करते हैं अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, जिससे कि वो लोगों के सामने सुंदर दिख सके। तो उसी तरह से क्या होता है, जो पोएट होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पोएम के अंदर अलग अलग टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पोएम की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बन जाता है। देखिए, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बॉलीवुड के अंदर, जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स है उसके अंदर भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है। तो एक दो गाना है, मैं आपको गा के बताता हूं, उसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। जैसे कि कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु। तो देखिए, इस गाने के अंदर कोयल सी तेरी बोली मतलब कि आपकी जो आवाज है वो किसकी तरह है, बोलो, कोयल की तरह है। तो जो राइटर है वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आपकी आवाज अच्छी है, वो आपकी आवाज अच्छी है के लिए वो कोयल शब्द का यूज कर रहा है। मतलब कि कोयल की आवाज अच्छी है मतलब आपकी आवाज क्या है, बोलो, अच्छी है। और कुकु 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 कुकु, तो यहाँ पे कुकु कुकु ये किसकी आवाज है, ये कोयल की आवाज है। तो कुकु कुकु अगर हम ये आवाज सुनते तो हमें लगता है कि हाँ यार कोयल बोल रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सब यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो कुकु कुकु ये यहाँ पे ऑनोमेटोपोइया एक फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जो यूज की गई है। देखिए, एक और गाना है, ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे जब से तू आंख में झांकी। देखो, इस गीत में, इस संगीत में ताकी ताकी जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राइटर जो गाना लिखते हैं वो भी अपने गीत संगीत के अंदर भी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। आइए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। नंबर 1, पहला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। नंबर 2 है मेटाफर। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन। नंबर 4 एपोस्ट्रोफी। नंबर 5 हाइपरबोल। नंबर 6 ऑक्सीमोरोन। नंबर 7 पैराडॉक्स। अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 हर एक फिगर्स ऑफ स्पीच की मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चलिए देखते हैं। असिमिली, पहला है असिमिली, ठीक है। असिमिली इज अ कंपैरिजन। A simile is a comparison between two object। मतलब कि सिमिली के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि दो अलग अलग चीजों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। मतलब कि अलग अलग दो चीजों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और वो दोनों चीजों में एक चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन, मतलब कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। द वर्ड्स एज, लाइक और सो, मतलब कि एज, लाइक
और सो, ऐसे 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है सिमिली को दिखाने के लिए। अगर आपके सेंटेंस में अगर ये एज, लाइक और सो, अगर ये 3 वर्ड्स में से कोई भी अगर एक वर्ड यूज किया रहेगा या फिर 2 वर्ड्स यूज होगा, तो आप समझ जाना कि उस सेंटेंस के अंदर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो एक तरह से ये एज, लाइक और ये जो सो है, ये एक ट्रिक है, एक क्लू है आपको पहचानने का कि हाँ, इस सेंटेंस के अंदर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो एक तरह से आपको हेल्प करेगा सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेंटेंस के अंदर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज सिमिली। देखिए, अच्छा, इसका मीनिंग क्या था कि 2 अलग अलग चीज होंगी और वो दोनों चीजों में एक चीज क्या होगा, वन थिंग इज कॉमन, वन पॉइंट इज कॉमन। देखिए, आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लॉयन। मतलब कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर का जो कंपैरिजन है वो लॉयन से किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज अलग है, डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, ये दोनों चीज अलग है। मतलब कि हमारे जो सोल्जर हैं वो लॉयन की तरह क्या है बोलो, बहादुर है। ठीक है, तो सोल्जर और लॉयन ये दोनों चीज अलग है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है बोलो, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज के अंदर वन थिंग्स, एटलीस्ट वन थिंग्स कॉमन क्या है। अभी लायन भी क्या होता है, बहादुर होता है, और हमारे सैनिक भी क्या होते हैं बोलो, बहादुर होते हैं। तो दोनों चीज में वन थिंग इज कॉमन, बहादुर, ब्रेव, दोनों ब्रेवरी होते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। मतलब कि यहां पे एक लड़की की जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है बोलो, ड्यू से। मतलब कि वह लड़की जो है वह ओस की बूंदों की तरह क्या है बोलो, ताजी है। तो यहाँ पे शी और ड्यू ये दोनों चीज अलग अलग है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है बोलो, एज और एज, ऐसे 2 शब्दों का यूज किया गया है। अगला एग्जांपल, द गर्ल्स आईज आर एज ब्लैक एज कोल। मतलब कि लड़कियों की जो आंखें हैं वो क्या है बोलो, कोल की तरह, मतलब कि कोयले की तरह क्या है बोलो, काली हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द गर्ल और कोल ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है बोलो, कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, एज और एज। तो एज और एज ये एक, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन हुआ है बाय यूजिंग द वर्ड एज और एज। अगला है क्यूट एज किटन। क्यूट एज किटन मतलब कि वह बहुत ही सुंदर है, किस तरह से, जिस तरह से बिल्ली का एक बच्चा सुंदर होता है। ठीक है, तो किटन मतलब कि बिल्ली की छोटी बच्ची जो कि बहुत ही सुंदर होती है। ठीक है, तो उसकी तुलना किससे की गई बोलो, एक क्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक सुंदर है और ये भी क्या बोलो, सुंदर है। तो किसी एक सुंदर चीज की या फिर कोई सुंदर बच्चा, छोटा बच्चा है, उसका जो कंपैरिजन है वो एक बिल्ली के छोटे बच्चे से की गई है। और यहाँ पे एज वर्ड यूज किया गया है फॉर द कंपैरिजन। ब्लाइंड एज बैट मतलब कि अंधा है, किसकी तरह बोलो, जिस तरह से चमगादड़ अंधा है उसी तरह से क्या बोलो, कोई अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लाइंड का कंपैरिजन किया गया है चमगादड़ से। तो यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग है, कंपैरिजन के लिए एज वर्ड का यूज किया गया है। तो अभी इसमें से वन थिंग कॉमन क्या है, एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन क्या है कि बैट भी क्या होता है बोलो, थोड़ा सा मतलब कि बैट क्या होता है बोलो, वो अंधा होता है, उसको दिन में दिखाई देता नहीं है। तो ब्लाइंड भी क्या होता है, ब्लाइंड भी क्या होता है बोलो, अंधा होता है। तो वन थिंग इज कॉमन, एटलीस्ट वन थिंग इज कॉमन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिमिली कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट अगला मेरा है मेटाफर। ये जो मेटाफर है, ये मेटाफर नियरली वो सिमिली की ही तरह होता है, सिमिली से लगभग वो मैच करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं व्हाट इज मेटाफर। देखिए, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड, in metaphor the things compared are treated as one and the same। मतलब कि यहां पे मेटाफर के अंदर जो 2 चीजें होती हैं, ठीक है, वो दोनों चीजों को ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, दोनों चीजों को एक ही माना जाता है, समान। ठीक है,
वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक और शो, मतलब कि ये तीन जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड इस मेटाफर के अंदर यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है बट कैसा, इनडायरेक्टली, और कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। मेटाफर के अंदर हम यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को, टू ऑब्जेक्ट्स को ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, हम यहाँ पे दोनों चीजों को एक जैसा ही मानते हैं। हम ये समझते हैं कि दोनों के अंदर कुछ भी अलग नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम मतलब कि जो जीवन है वो एक सपना है, और सपना क्या है बोलो, जीवन है। तो मैंने यहाँ पे लाइफ और ड्रीम को दोनों को एक समान माना है, मैंने उन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है, दोनों को ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। अगला, लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, मतलब कि हंसना ही क्या है बोलो, सबसे अच्छा आपका क्या है बोलो, आपकी औषधि है, वो दवा है। तो यहाँ पे हंसना और बेस्ट मेडिसिन ये दोनों को एक माना गया, ठीक है। तो हंसना ही सर्वोत्तम उपचार है, और सर्वोत्तम उपचार क्या है बोलो, हंसना। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज को एक ही माना है। और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने के लिए एज, लाइक और सो जैसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सी इज अ पिकॉक, वह लड़की क्या है बोलो, एक मोर है। तो मोर कौन है, वह लड़की है, लड़की क्या है बोलो, मोर है। तो यहाँ पे शी और पिकॉक दोनों को मैंने क्या माना है, सेम माना है। द मून इज अ वाइट बलून, मतलब कि चंदा जो है वो सफेद गुब्बारा है, ठीक है। तो मून और सफेद गुब्बारा दोनों क्या है बोलो, एक है, सेम है, इक्वल है, ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, मतलब कि आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर है। तो यहां पे आपका दिमाग और कंप्यूटर दोनों को एक माना गया है, सेम माना गया है। और यहां पे एज, लाइक और सो ऐसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, मतलब कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। मतलब कि यहाँ पे जहाज मतलब कौन, ऊंट, ऊंट मतलब कौन, जहाज। तो दोनों को इक्वल सेम माना गया है। दिस क्लास इज जू, मतलब कि यह जो क्लास है, ये क्लास एक चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर कौन है, ये क्लास है। तो यहाँ पे जू, मार्केट और क्लास दोनों को क्या किया गया बोलो, ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। दोनों क्या बोलो माय डियर, इक्वल है। तो हमने क्या सीखा, सिमिली और मेटाफर में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है बस, लेकिन लगभग दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलो, सेम है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे वन थिंग इज कॉमन, और यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए एज, लाइक और सो जैसे वर्ड्स का यूज होता है। और मेटाफर के अंदर हम लोग चीजों को दोनों चीजें अलग अलग है। मेटाफर के अंदर दोनों चीजें अलग अलग, लेकिन दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, दिखाते हैं इक्वल, सेम। और मेटाफर के अंदर हम लोग कंपैरिजन वाले वर्ड एज, लाइक और सो का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला तीसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, lifeless object and abstract ideas are thought of person having the life। personification के अंदर हम लोग lifeless object, मतलब कि what is lifeless object, मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको लाइफ नहीं होता है, वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर जान नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब कि ऐसे विचार, ऐसे भाव, ठीक है, क्लियर हुआ, जिनको जान नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों चीज, जिनको जान नहीं होगी वो नॉन लिविंग होंगे, ठीक है, वो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, बट उनको हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उनको हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के फीचर्स दे देंगे। बट वो चीज इन रियलिटी, वो ऑब्जेक्ट्स लाइफलेस होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, बट उनको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हम उनको दे देते हैं। तो अब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब कि सी एंजाइटी मतलब कि चिंता उसके चेहरे पर क्या कर रही है, बैठी है, ठीक है। तो चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, तो बैठने वाला काम, सिटिंग वाला जो वर्क है वो कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। बट हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का जो सिटिंग वाला जो फीचर है वो किसको दे दिया, बोलो एंजाइटी को दे दिया, ठीक है। बट एंजाइटी इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे किसी एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग लिविंग थिंग्स का फीचर्स दे दिए, जो कि क्या बन जाता है, बोलो पर्सोनिफिकेशन। अगला एग्जांपल क्या लेंगे, लव इज अ ब्लाइंड, तो यहाँ पे लव और ये ब्लाइंड, लव इज अ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ठीक है। बट प्यार तो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, एक लाइफलेस थिंग्स है, और ब्लाइंड तो एक ह्यूमन बींग्स का फीचर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बींग्स का फीचर दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, मतलब कि अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अब अनुभव तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, एक नॉन फिजिकल टर्म है, बट उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वो क्या है, बोलो एक अच्छा टीचर है, जो कि गलत है। तो टीचर मतलब एक ह्यूमन बींग्स हो गया, तो हम लोगों ने एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन बींग्स के फीचर्स को दे दिया, तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा, बोलो आपका पर्सोनिफिकेशन। द ट्रीज वर डांसिंग, मतलब कि वृक्ष क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। अब ये जो वृक्ष है, अब ये तो नॉन लिविंग्स है, लाइफलेस है, बट हमने क्या बोला कि ये डांस कर रहे हैं। डांस तो आप और हम करते हैं, बट यहां पे हम इस एग्जांपल में, इस सेंटेंस के अंदर हम किसको नचा रहे हैं, ट्रीज को, जो कि क्या है, बोलो आपका गलत है। डांस तो हम करते हैं, तो हमने यहां पे नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर दिया, लिविंग थिंग्स का फीचर्स प्रोवाइड कर दिया, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। टाइम इन द टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब कि समय और ज्वार भाटा ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो यहां पे समय और टाइड को हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलो वेट। अब ये वेट तो हमारा और आपका फीचर है, तो हमने क्या कर दिया, वेट किसको दे दिया, हमने दे दिया टाइम और टाइड को। तो टाइम और टाइड तो ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलो अपना फीचर्स क्या कर दिया, दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। मुंबई, मुंबई इज द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, मतलब कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। अब सोने वाली जो एक्टिविटी है वो तो एक ह्यूमन की एक्टिविटी है, बट हमने वो एक्टिविटी किसको दे दी, मुंबई को दे दी। मुंबई तो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बींग्स, लिविंग पर्सन की हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पे हो जाता है आपका पर्सोनिफिकेशन। अब हम लेंगे अगला फिगर्स ऑफ स्पीच, अपोस्ट्रोफी। देखिए अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, इन अपोस्ट्रोफी वी एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द लाइफलेस थिंग्स और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज लिविंग बीइंग। हम अपोस्ट्रोफी के अंदर हम लोग किसी डेड, किसी एब्सेंट और किसी लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ में डील करते हैं, उसको हम एड्रेस करते हैं, उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, उससे हम बातचीत करते हैं। बट इन रियलिटी, इन एक्चुअल वो जो चीज है, वो चीज क्या है, डेड है, एब्सेंट है, वो विजिबल नहीं है, वो लाइफलेस है, उसको जान नहीं होती है, वो क्या बोलो आपका भाववाचक विचार है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें फिजिकली होती नहीं है, बट फिर भी हम उनको एड्रेस करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए। क्रिकेट, गुड बाय, वी हैव बीन फ्रेंड्स एज लॉन्ग, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, बोलो क्रिकेट से कर रहा है, उसको बाय कर रहा है कि वी हैव बीन फ्रेंड एज लॉन्ग, हम लंबे समय से फ्रेंड हैं, ठीक है। तो यहां पे एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग थिंग्स क्या कर रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक डेड पर्सन से क्या कर रहा है, बोलो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है। अगला एग्जांपल, ओ डेथ कम सून, मतलब कि हे मृत्यु जल्दी आओ। तो मैं यहां पे
किसको एड्रेस कर रहा हूं? डेथ को, जो कि ऑलरेडी डेथ है, ऑलरेडी वो डेड है, वो एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओ डेथ है, ये एब्सेंट है, ये डेड है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका? अपोस्ट्रोफी। ओ लिबर्टी, हे कब्र, वाई आर यू सो डियर, सॉरी, ओ लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, सॉरी, ओ लिबर्टी, हे स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, आप इतनी प्यारी क्यों हो? तो मैं किसको एड्रेस कर रहा हूं? लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, आजादी को मैं एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं एक डेड, एब्सेंट और लाइफलेस नॉन लिविंग थिंग से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, उसको एड्रेस कर रहा हूं, जो कि क्या है बोलो आपका गलत है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इन रियलिटी। ओके, तो ये आपका अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ओ ग्रेव, हे कब्र, हे कब्र, वेयर इज द विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहां पर है, ठीक है। तो यहां पे मैं ग्रेव से कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अगला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, उसको पूछ रहा हूं कि हाउ आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूं, व्हाट यू आर, आप क्या हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि एक डेड और नॉन लिविंग थिंग्स है। हाइपरबोल, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। सी, हाइपरबोल में क्या होता है? इन हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स और पर्सन, थिंग्स और पर्सन, किसी चीज या फिर किसी ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते, दिखाते, रिप्रेजेंट करते, दिखाते, ग्रेटर, ग्रेटर और बेटर और वर्स देन दे रियली आर। मतलब कि हाइपरबोल के अंदर हम लोग किसी चीज को कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि भाई वो क्या है बोलो, बहुत ही ज्यादा महान है, बट इन एक्चुअल में वो उतना महान नहीं है, वो महान थोड़ा ही था, बट हमने उसको बढ़ा चढ़ा कर ज्यादा कुछ महान बता दिया। बेटर में क्या होगा? मतलब कि अच्छा, बट सपोज मैंने बोला वो बहुत बेस्ट है, बट वो उतना बेस्ट नहीं था, वो बेटर था। तो मैंने क्या किया? बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि वो क्या बोलो बेस्ट, बट वो उतना बेस्ट नहीं था, वो बेटर ही था। वर्स में क्या रहेगा आपका? खराब था, बट मैंने क्या बोला? वो बहुत रस, मतलब कि बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक है, बट वो उतना खराब नहीं था। तो मैंने क्या किया? चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, ठीक है। या फिर हम चीजों को बहुत ही घटाकर, बहुत ही उसको हम डाउन करके बताते हैं। तो यहां पे मैं या की बात और की बात करो, ठीक है। चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देना, या फिर चीजों को बहुत ज्यादा गिराकर बता देना, ठीक है। बट एक्चुअली में वो जैसा था वैसा हमने नहीं बताया, ठीक है। उसकी रियलिटी को हमने रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। रिवर्स ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब कि युद्ध में क्या हुआ? खून की नदियां बह गई। तो अभी सी युद्ध हुआ रहेगा, ठीक है, बट युद्ध में थोड़ा बहुत ब्लड गिरा रहेगा, बट हमने क्या बता दिया कि युद्ध के अंदर खून की नदियां बह गई, जो कि ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो सी ब्लड फ्लोड हुआ रहेगा, बट इतना ज्यादा ब्लड नहीं कि नदी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया? एक छोटी सी चीज को मैंने क्या किया? खींच तान के बहुत लंबा बता दिया, ओवर स्टेटमेंट, ओके। सी वेप्ट ओशंस ऑफ अ टीयर्स, मतलब कि उसने रोकर क्या कर दिया बोलो? आंसू की नदियां बहा दी। तो अगर हम रोते तो हम थोड़ा बहुत रोते, हमारा थोड़ा बहुत आंसू निकलता है, बट हमने क्या किया? उसी चीज को और ओवर करके बता दिया, ज्यादा करके बता दिया कि भैया क्या हुआ? आंसुओं की नदी बह गई, जो कि एक ओवर स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला, आई डाइड लाफिंग, मतलब मैं हंसते हंसते क्या हुआ? मर गया, बट ऐसा नहीं होता है, ये ओवर स्टेटमेंट है, ठीक है। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। हंसने से क्या होता है? सिर्फ पेट दुखता है बस, ठीक है। इंसान मरता है क्या? नहीं। तो हो सकता है उस इंसान का पेट दुख रहा होगा, बट किसी ने क्या किया? बाहर न्यूज स्प्रेड कर दिया कि भाई वो हंसते हंसते क्या हो गया? मर गया। ऐसा होता नहीं इन रियलिटी, ठीक है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर्स, मतलब कि मैं थक गया हूं, मैं अगले 1 साल तक सो सकता हूं। से अगर आप थके हो तो आप एक ही दिन 2 दिन बस, दैट्स इट, उतना आप सो सकते हो। बट आप बोलोगे नहीं मैं थका हूं तो मैं पूरा 1 साल तक सो सकता हूं, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे चीजों को ओवर करके बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। बट इन रियलिटी में वो ऐसा नहीं था, रियलिटी कुछ और थी।
आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसके लिए पर्वत को मूव कर सकता हूं, हिला सकता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बातें हो रही हैं। ऐसा पॉसिबली, ऐसा इन रियलिटी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अगली चीज, आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग्स मिलियन टाइम्स, मतलब मैंने आपको एक चीज कई बार, लाखों बार मैंने आपको एक चीज कही। तो क्या हम कोई चीज, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कोई तो चीज, सपोज मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार बताऊंगा, बट ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि भाई मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लाखों बार बताया। अगर मैं क्या बाहर सबको बोल रहा हूं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट लाखों बार एक्सप्लेन किया, मिलियंस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, तो सब लोग क्या बोलेंगे, क्या कुछ भी फेंक रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। तो टीचर किसी कॉन्सेप्ट को दो बार, तीन बार, चार बार एक्सप्लेन करता है, बट वो कॉन्सेप्ट को वो मिलियंस टाइम एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब हमारा अगला नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन में देखते क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, मतलब कि दो अपोजिट आइडियाज को हम लोग एक साथ में रखते हैं, हम लोग दो विपरीत विचारों को एक साथ में रखते हैं, ठीक है। टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। आइए देखते हैं एग्जांपल से। द शॉपकीपर इज अ ऑनेस्ट चीट, मतलब कि जो शॉपकीपर है वो ईमानदार है और धोखेबाज। तो अभी एक शॉपकीपर ईमानदार के साथ साथ में धोखेबाज तो नहीं हो सकता, कोई एक ही चीज, ठीक है। या फिर वो चीटर होगा या फिर वो ऑनेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दो चीजों को, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, मैंने साथ में रखा। तो यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा, चीट, चीट का अपोजिट क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, देखिए ओपन सीक्रेट, देखिए कोई चीज अगर सपोज ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन का अपोजिट क्या होगा, सीक्रेट, सीक्रेट का अपोजिट क्या होगा, ओपन। तो कोई भी खुली हुई चीज जो सबको पता है वो सीक्रेट नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे दो विपरीत, दो अपोजिट वर्ड्स को गेट टुगेदर साथ में रखा गया है। फेयर इज फाउल एंड द फाउल इज अ फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, अच्छा, फाउल मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा बुरा है और बुरा क्या है, बोलो अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को साथ में रखा गया है। अगला, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, मतलब मीठा दर्द। तो किसी को मीठा दर्द होता है क्या, नहीं होता है, बट यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को गेट टुगेदर साथ में रखा गया है, पुट टुगेदर। He is an intelligent fool, वो क्या है, बुद्धिमान के साथ में, मतलब कि वो क्या है, बोलो मूर्ख है, बुद्धिमान मूर्ख है। तो क्या कोई बुद्धिमान मूर्ख होता है क्या, नहीं, ठीक है। इंटेलिजेंट फूल होता है कोई क्या, नहीं होता। बट यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। यू आर राइटली रॉन्ग, आप सही गलत हो। तो क्या कोई सही के साथ में गलत होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। बट यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। तो जब हम किन्हीं दो विचारों या फिर किन्हीं दो शब्दों को, ठीक है, दो वर्ड्स या फिर दो आइडियाज को हम साथ में रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरन कहलाता है। अगला फिगर्स ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे। देखिए बेटे, व्हाट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैच करते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, थोड़ा आप जरा ध्यान देना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्स में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि आपका जो सेंटेंस होगा, आपका जो वाक्य होगा, उसके अंदर, ठीक है, जो फ्रेजेस होंगे, ठीक है, या फिर वो सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग जो दो फ्रेजेस होंगे, वो दोनों फ्रेजेस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, विरोधी होंगे, अगेंस्ट होंगे, अपोजिट होंगे। तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग सपोज फ्रेजेस होंगे, लेकिन वो दोनों फ्रेजेस एक दूसरे के क्या होंगे, बोलो अपोजिट होंगे, ठीक है। और जो रीडर होगा, अगर वो सेंटेंस को रीड करेगा तो उसको थोड़ा सा सेंटेंस को एक बार, दो बार नहीं, तीन बार रीड करना पड़ेगा और उसकी डीप मीनिंग को उसको समझना पड़ेगा। उसको एक इनोवेटिव तरीके से उसको जाना पड़ेगा उस सेंटेंस को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस का सेंस और मीनिंग होगा, बट वो सेंस और मीनिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए रीडर को काफी डीप में जाना पड़ेगा।
तो आइए समझते देखते हैं क्या उसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो पहले यहां पे क्या हो रहा है कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मतलब कि सेव मनी, आप क्या करो, पैसे की बचत करो, ठीक है, सेव मनी, पैसे की बचत करो, बट कैसे करो, उसको खर्चा करके, बाय स्पेंडिंग इट, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सही भी हो, बट इसके लिए जो रीडर है उसको काफी अंदर, काफी गहराई तक जाना पड़ेगा, एक डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे सेव मनी का जो अपोजिट जो है, अपोजिट जो फ्रेज है वो क्या क्या बोलो, स्पेंडिंग इट है। तो इसका विरोध कौन कर रहा है, स्पेंडिंग इट, और स्पेंडिंग इट का विरोध कौन कर रहा है, सेव मनी। तो यहां पे टू अपोजिट, ठीक है, फ्रेजेस आर पुट टुगेदर, ठीक है। यहां पे जो होगा, यहां पे जो फ्रेजेस होंगे वो क्या होंगे बोलो, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। तो किसी की शुरुआत, मतलब ये शुरुआत क्या है बोलो, शुरुआत ही खत्म है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, शुरुआत ही क्या है बोलो, खत्म है। ऐसा होता है क्या नहीं, सी कुछ अटपटी सी बातें, कुछ मतलब कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो समझ के परे हो, मैं उसको रीड कर रहा 2 बार 3 बार, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिखा गया है, वो सेंटेंस की मीनिंग क्या बनती है, सेंस क्या बनती है, वो मेरे समझ के परे है। कुछ अटपटी सी बातें जो कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार रीड कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ समझने की, बट समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं बोलो, पैराडॉक्स होते। इसमें पैराडॉक्स फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। Here are the rules, ignore all the rules, मतलब यहाँ पे कुछ नियम है, उनको आपको इग्नोर करना है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई नियम बनाया गया उसको मैं इग्नोर करूं। अगर क्लास में डिसिप्लिन है, रूल्स बने हैं, पॉलिसीज बनी है, तो उनको हमें फॉलो करना है, ना कि उसको हमको क्या करना है, डिसअलाउ करना है, ठीक है। तो उनको हमको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे समझ के परे हैं, ठीक है, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हुआ, तो ऐसे सेंटेंस में पैराडॉक्स फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, ठीक है। एक तरह से ये हो सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेस इज मोर, कम ज्यादा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, लेस इज मोर, ठीक है। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब कि खामोशी की आवाज को क्या करो, आप सुनो। अब पहले से वो खामोश है, उसकी आवाज में कैसे सुनो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंस होगा, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं इसका सेंस होगा, बट उसके लिए आपको काफी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी बातें मेरे समझ के परे है, कुछ अटपटी सी बातें ये लिखी गई, ठीक है, जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं बोलो, पैराडॉक्स होते हैं। ऐसे सेंटेंस में पैराडॉक्स फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में क्या फर्क, क्या डिफरेंस था, सी ऑक्सीमोरोन्स में 2 अपोजिट वर्ड साथ में थे, ठीक है, 1 बाय 1 बाजू बाजू में थे, ठीक है, और दोनों अपोजिट वर्ड्स थे। बट पैराडॉक्स के अंदर क्या था, एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग फ्रेजेस थे जो एक दूसरे के अपोजिट में थे, कॉन्ट्राडिक्टरी थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, ठीक है। तो ये ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में ये फर्क था, ठीक है। यहां पे पैराडॉक्स में रीडर को मजबूर होना पड़ता था, मतलब उसको समझने के लिए काफी उसको एफर्ट्स करना पड़ता था। कहां पे, पैराडॉक्स के अंदर, ठीक है। थिंकर मजबूर था कि भैया मेरे को किसी भी तरह इसको समझना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको एक मजबूर, राइट, ओके। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल जितने भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच थे मैंने यहाँ पे कवर किए। सो टोटल आज की क्लास में मैंने टोटल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ऑनोमोटोपोइया है, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, ठीक है, रेपिटेशन है, टोटोलॉजी है, ऐसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है।